नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द हॉरर गैलरी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, अब तक जंगल से जुड़ी बहुत सारी कहानियों को आपने सुना ही होगा। वैसे ही हमारे आज की कहानी भी भयानक, रहस्यमय और अलौकिक शक्तियों से भरी एक जंगल की ही है। तो फिर चलिए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज की कहानी महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक घने जंगल के नज़दीक बसे छोटे से गांव में रहने वाले मनोज की है। मनोज का बचपन इसी गांव के हरी भरी वादियों में गुजरा, लेकिन गांव में रोजगार के अभाव के चलते मनोज के माता पिता ने शहर जाने का निर्णय लिया। उसका दाखिला शहर के एक अच्छे से स्कूल में कर दिया गया। गांव में पले बड़े मनोज को शहर की हवा रास नहीं आई, लेकिन समय बीतते उसने परिस्थितियों के साथ समझौता कर लिया। दिन गुजरते गए, साल बीतते गए। शहरी जीवन में इतने व्यस्त हो गए कि न ही मनोज या उसके माता पिता गांव जा पाए। जब मनोज ने अपने कॉलेज की शिक्षा पूरी की तो जल्द ही उसकी एक बड़ी न्यूज़ चैनल में पत्रकार की नौकरी भी लग गई। मनोज बहुत खुश था, मगर उसे रह रहकर अपने गांव की और अपने नाना नानी की याद सताने लगी। तो उसने तय कर लिया कि काम शुरू करने से पहले वो अपने गांव हो आए और नाना नानी का आशीर्वाद भी ले। तो अगली सुबह मनोज अपने गांव के लिए निकल पड़ा। लंबी सफ़र के बाद जब मनोज अपने गांव पहुंचा तो उसने अपने गांव को ठीक वैसे ही पाया जैसे कि उसने उसे सालों पहले छोड़ा था। उस माहौल ने मनोज की सारी थकान मिटा दी थी। खुशी खुशी दौड़ते भागते वो अपने नाना नानी के घर पहुंचा। वहाँ उसकी नानी आंगन में कुछ काम कर रही थी। अचानक से मनोज को देखकर नानी हैरान हो गई। थोड़ी देर बाद अपने होश संभाल कर नानी ने मनोज को गले से लगाया और प्यार से उसे पूछा, अरे मनोज, इतने सालों से हमारी याद नहीं आई तुमको? तो मनोज ने कहा, हाँ नानी, इसीलिए तो आया हूँ। मैं अगले कुछ दिन यहीं आपके साथ रहूँगा और आगे से जब भी मौका मिले आता रहूँगा। मनोज घर के अंदर गया और अपने नाना के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नाना जी भी उसे देखकर बहुत खुश हुए। बस इसी तरह वो दिन हंसी खुशी बीत गया। अगले दिन सुबह मनोज जल्दी उठकर तैयार हो गया। वो अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए बहुत उत्सुक था। जब वो घर से बाहर निकल रहा था तब नाना जी ने उसे रोककर कहा, मनोज, जब तुम गांव छोड़कर शहर गए तब तुम बहुत छोटे थे। शायद तुम्हें याद है या नहीं, गांव की सरहद पर जो जंगल है वह श्रापित है। इसीलिए अंधेरा होने से पहले घर चले आना और किसी भी सूरत में उस जंगल के नज़दीक मत जाना। मनोज मुस्कुराकर बोला, हाँ नाना जी, मुझे याद है, लेकिन क्या आप इन बातों पर आज भी विश्वास करते हैं? तो नाना जी ने कहा, बदलाव तुम्हारी ज़िंदगी में आया है, लेकिन यहाँ गांव में सब कुछ वैसा ही है, कुछ बदला नहीं है। यह सब कुछ सुनने के बाद मनोज ने नाना जी की बातों में हामी भर दी और अपने दोस्तों से मिलने घर से निकल पड़ा। रास्ते में ही उसे अपना बचपन का जिगरी दोस्त केशव मिला। इतने सालों बाद अपने दोस्त से मिलकर केशव भी फूले नहीं समा रहा था। इसके बाद केशव ने मनोज को गांव में रहे बाकी दोस्तों से भी मिलवाया और सब मिलकर उस दिन खूब मजे किए। सब लोगों को पता ही नहीं चला कि दिन कब ढल गया। जैसे जैसे शाम ढलने लगा, मनोज के सभी दोस्त घर के लिए रवाना हुए और रह गए केवल केशव और मनोज। रास्ते में जाते समय मनोज ने केशव से पूछा कि केशव, क्या आज भी गांव वाले इस किंवदंती को मानते हैं कि जंगल श्रापित है और सूर्यास्त के बाद वहां जाना मना है? क्या यार, ये सारी बातें आज के ज़माने में ऐसी बातें कुछ अजीब नहीं लगती है तुमको? अगर शहर में रहे मेरे दोस्तों को इस गांव के किंवदंती के बारे में बताऊंगा तो खूब हंसेंगे, सच में।
इस पर केशव ने कहा, देखो मनोज, मेरे मानने या ना मानने से सच तो बदल नहीं सकता, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं तो हमें उन बातों को मान लेना ही बेहतर है। मनोज ने आगे कुछ नहीं कहा। ऐसे ही बहुत साधारण दिनचर्या में दिन गुजरते गए। वो हर रोज़ गांव में घूमने जाता, अपने दोस्तों से मिलता, थोड़ी इधर उधर की बातचीत करता और शाम होने से पहले घर लौटता। लेकिन इस तरीके के जीवन से वह बहुत जल्द ही ऊब गया, क्योंकि उसके सारे दोस्त दिन भर अपने कामों में व्यस्त रहते और शाम को कोई घर से बाहर भी नहीं निकलते। एक दिन मनोज यूं ही शाम को टहलने के लिए घर से निकला। रास्ते में एक दुकान के पास उसकी मुलाकात केशव से हुई। केशव ने मनोज से पूछा, कहाँ जा रहे हो दोस्त? तो मनोज ने एकदम से जवाब दिया, जंगल जा रहा हूँ, किंवदंती की सच्चाई को पता लगाने। मनोज की बात सुनकर केशव परेशान हो गया और पूछा, क्या तुम सच बोल रहे हो मनोज? क्यों मुसीबत मोल ले रहे हो? मनोज ने मुस्कुराकर बोला, क्यों, इसमें इतनी डरने वाली क्या बात है? तुम भी ना गांव में रहकर पूरे देहाती बन गए हो। इस बात पर केशव थोड़ा बिगड़ गया। ऐसी बात नहीं है मनोज, हम जहाँ रहते हैं उस जगह की मान्यताएं और रीति रिवाजों को अपनाने में ही हमारी भलाई है। मनोज ने केशव की नाराजगी भांप ली और कहा, अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं तो यूं ही टहलने के लिए निकला था। तुम्हें देखा तो सोचा तेरी थोड़ी खिंचाई करूं। अच्छा केशव, तुम तो यही गांव में पले बड़े हो, उस हवेली की कहानी तो तुम्हें मालूम ही होगी, मुझे भी तो जरा सुनाओ। केशव ने कहा, तुम भी तो इसी गांव के हो, तुम्हें नहीं पता क्या? इस पर मनोज ने कहा, हो नहीं था, जब हम गांव छोड़कर गए तब मैं बहुत छोटा था। मुझे तो बस इतना ही याद है कि लोग इस जंगल को श्रापित मानते हैं। तो केशव ने कहानी शुरू की। बात कुछ 200 साल पुरानी है। उस समय यहाँ जमींदारों का राज चलता था। ठाकुर अमरनाथ सिंह यहाँ के जमींदार थे। उनका बेटा ठाकुर प्रताप सिंह स्वभाव से क्रूर और अय्याश किस्म का इंसान था। इंसान क्या, वो तो हैवान था। गांव के गरीब किसान और मजदूरों को वो अपनी पैरों की जूती समझता था। जंगल के बीच जो हवेली है पुरानी सी, वो इन्हीं की थी। बहुत खूबसूरत और आलीशान थी वो हवेली। एक दिन प्रताप सिंह हवेली के खिड़की से बाहर देख रहा था, तब उसकी नज़र सुनैना पर पड़ी। सुनैना उस हवेली के माली हरिया की बेटी थी। वो एक सुंदर सुशील लड़की थी जो अपने काम से काम रखती थी। उसे देखते ही प्रताप सिंह के अंदर का जानवर जाग गया। प्रताप सिंह उसे हर कीमत पर पाना चाहता था। उसने बड़ी ही चालाकी से सुनैना के साथ दोस्ती कर ली। धीरे धीरे उनकी नज़दीकियां बढ़ने लगी। उसने बहला फुसलाकर सुनैना से शादी करने के झूठे वादे करके उसे अपने जाल में फंसा लिया। नादान लड़की प्रताप सिंह की बुरी नीयत को पहचान नहीं पाई और ठाकुर ने उसकी नादानी का फायदा उठा लिया। आखिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सुनैना ठाकुर प्रताप सिंह के बच्चे की मां बनने वाली थी। उसने अपने पिता से सब कुछ बता दिया कि कैसे वो ठाकुर से मिली और कैसे उनका रिश्ता समय के साथ गहरा होता गया। हरिया को बाप बेटों के वैशीपन के बारे में सब पता था, लेकिन बेटी की खातिर वो प्रताप सिंह के पिता अमरनाथ सिंह से मिलने चला गया और यहाँ की गुहार लगाई। मगर हरिया की बात सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। ठाकुर अमरनाथ ने बाप बेटी को खूब जलील किया और मार पीट कर हवेली से बाहर कर दिया।
लेकिन प्रताप सिंह का मन इतने से नहीं भरा। उसने हरिया को बुरी तरह से पीटा। बेचारा हरिया इतनी मार सह ना सका, वो वहीं ढेर हो गया और सुनैना को हवेली के सामने वाले पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मरते समय सुनैना चीख चीख कर कह रही थी कि वो अपना बदला लेने जरूर वापस आएगी। वो जगमगाती उस हवेली को खंडर बना के छोड़ेगी। आखिरकार लड़की ने दम तोड़ दिया, लेकिन उसकी वो आखिरी चीख और उसका श्राप सारे जंगल में गूंज उठी। बस और क्या था, उसी दिन से ठाकुर के खानदान का पतन शुरू हो गया। एक एक करके हवेली में रहने वाले सारे लोगों की अजीबोगरीब तरीके से मौत हो गई और वो आलीशान हवेली खंडर बनकर रह गई। कहते हैं उस समय से वो हवेली और उसके आसपास के जंगल शापित है। सुनैना की आत्मा आज भी वहां भटकती हुई नजर आती है। बीते सालों में न जाने कितने ही लोग उस जंगल का शिकार हो गए हैं। कई लकड़हारे और यात्री जिन्हें जंगल के बारे में पता नहीं था, सुनैना के हाथों मारे गए। इस कहानी को सुनकर मनोज हंस पड़ा और बोला, कहानी अच्छी है यार, लेकिन सिर्फ रात में बच्चों को सुनाकर डराने के लिए सही है। तुम देखना केशव, शहर वापस जाने से पहले मैं तुम लोगों का भ्रम जरूर तोड़कर रहूंगा। केशव को मनोज की बातें सुनकर एक तरफ गुस्सा आ रहा था तो दूसरी तरफ मनोज के लिए चिंतित भी था। उसे एक ही डर सता रहा था कि मनोज सच में न जंगल में चला जाए। उसने मनोज को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मनोज कहाँ सुनने वाला था। थक हार कर केशव ने मनोज से कहा, ठीक है तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये पकड़ो, ये काली माता का भभूत है। आज गांव के मंदिर में काली माता का हवन था। ये भभूत वहीं का है। तुमसे मिलने से पहले मैं वहीं से होकर आ रहा था। मुझे पता है तुम्हें इन सब बातों में विश्वास नहीं है, मगर तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता, अगर कभी भी कोई मुसीबत में फंसोगे तो काली माता को याद करना और इस भभूत का उपयोग करना। मुझे यकीन है कि ये ज़रूर तुम्हारे काम आएगी। मनोज ने भी केशव का मन रखने के लिए उस पुड़िया को अपने पर्स में रख लिया। उस रात मनोज को नींद नहीं आई। बिस्तर पर लेटते हुए वो सिर्फ उस जंगल और हवेली के बारे में ही सोच रहा था। मन ही मन उसने तय कर लिया कि उस जंगल के रहस्य को वो सुलझा के रहेगा। अगले दिन सुबह मनोज जल्दी उठ गया। बाजार से कुछ खाने पीने के सामान, एक टॉर्च और कुछ ज़रूरत की चीज़ें लाया। सब कुछ अपने बैग में भरकर दोपहर को घर में बिना किसी को बताए जंगल के लिए निकल पड़ा। मनोज जल्द ही जंगल के करीब पहुंचा। थोड़ी देर चलते चलते जंगल और घना होता गया। उसे हवेली का रास्ता पता नहीं था और ना ही वहां किसी के आने जाने के निशान थे। वो हवेली की खोज में और गहरी जंगल में चला गया। अब उसे जंगल में आए हुए बहुत समय हो चुका था। हवेली की तलाश में भटकते भटकते वो काफ़ी थक गया था। दिन ढल रहा था, सूरज पश्चिम की ओर हो चला था। तब मनोज को ख्याल आया कि थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा और अंधेरे में जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना मुश्किल होगा। अगर अंधेरे में जंगल के अंदर भटक गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। सुनैना की आत्मा आए ना आए, जंगली जानवर ज़रूर उसे नोच खाएंगे। वो अपने आप को कोस रहा था कि कहाँ मैं भी इन गाँव वालों की बातों में आ गया। पता नहीं यहाँ कोई हवेली है भी या नहीं। ये सब सोचकर वापस जाने के लिए वो गांव की तरफ मुड़ा, लेकिन उसे कहाँ पता था कि जाने अनजाने वो उस किंवदंती का शिकार बन चुका था। अंधेरा हो रहा था। मनोज ने अपने बैग से टॉर्च निकाला और उसे ऑन कर लिया। बहुत देर तक चलने के बाद भी वहाँ जंगल से बाहर नहीं आया। अब उसे चिंता होने लगी
कि घर पर नाना नानी उसका इंतज़ार करते होंगे। सूरज पूरा डूब चुका था और चारों तरफ घुप अंधेरा छा गया था। अचानक से जंगल का माहौल और मौसम दोनों बदलने लगा। ठंडी हवाएं बहने लगी। यहाँ वहाँ से जंगली जानवरों की आवाज़ भी सुनाई दे रहे थे। लेकिन मनोज इतनी सी बातों से डरने वाला नहीं था। वहाँ आगे बढ़ता गया। अचानक से अजीब सी आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कि कोई उसके कानों में कुछ फुसफुसा रहा है। इतनी देर तक शांत रहने वाले मनोज को अब थोड़ी सी बेचैनी होने लगी। उसे महसूस हो रहा था कि वो अपने काबू में नहीं है और वो अपने आप जंगल के अंदर खींचा चला जा रहा है। दिमाग उसे वहाँ से जल्द निकलने को कह रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वो एक गहरी मुसीबत में फंस चुका है। वो ऐसे ही चलता गया और कुछ देर चलने के बाद एक पुरानी सी हवेली के पास जा पहुंचा। हवेली क्या, वो एक खंडर था। उसे देखते ही मनोज ने पहचान लिया कि ये वही हवेली है जो एक समय में आलीशान महल हुआ करता था। अब वो बहुत जर्जरित अवस्था में था। दीवारें जगह जगह से टूटकर गिर गई थी। धीरे धीरे मनोज हवेली की ओर बढ़ा। उसने दरवाजे को छुआ ही था कि वो कर्कश आवाज़ करते हुए खुल गया। मनोज हवेली के अंदर दाखिल हुआ। अंदर घना अंधेरा था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और यहाँ वहाँ देखने लगा। हर तरफ धूल मिट्टी की मोटी परत जमी हुई थी। दीवार पर कई बड़े बड़े तस्वीर टंगे हुए थे जो शायद उस हवेली में रहने वालों के होंगे। सामने एक लंबा पैसेज दिखाई दे रहा था और दाहिने तरफ ऊपर जाने के लिए गोलाकार की सीढ़ियाँ बनाई गई थी। मनोज सावधानी से सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। लकड़ी की वो सीढ़ियाँ बहुत कमज़ोर हो गई थी और उसके हर एक कदम पर आवाज़ कर रही थी। वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था कि उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी। उसने झांककर नीचे देखा तो मुख्य दरवाज़ा बंद था। जहाँ तक उसे याद था उसने दरवाज़ा खुला ही छोड़ा था। तभी उसने गलियारे की तरफ किसी को जाते हुए देखा। उसने कदमों की आवाज़ भी सुनी। टॉर्च के धुंधले रोशनी में उसे कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, मगर धूल मिट्टी से भरे उस ज़मीन पर उसे कदमों के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। मनोज सोच में पड़ गया कि इस वक्त उसके साथ उस हवेली में और कौन हो सकता है। उसे बार बार ऐसा आभास हो रहा था कि कोई उसे छुपकर देख रहा है। लेकिन मनोज निडर होकर फिर से हवेली के बाकी हिस्से को देखने लगा। वो एक एक करके सारे कमरे में गया। जब मनोज ऊपर के एक कमरे की खिड़की से हवेली का आंगन देख रहा था, तब उसे वहाँ एक बड़े से पेड़ के पास एक लड़की को खड़ी हुई देखा। उसके कपड़े दिखने में पुराने ज़माने के लग रहे थे। मनोज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि रात को इस समय पर इस भयानक जंगल में अकेली लड़की क्या कर रही है। उसने नीचे जाकर उस लड़की से बात करने का फैसला किया। उतने में उसे किसी कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा तो उसे कुछ दूर पर एक काली सी परछाई नज़र आई, मगर वह परछाई जैसे हवा में झूल रही थी। अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लगी। सारे खिड़की और दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे। मनोज को सच में पहली बार डर का एहसास हुआ, लेकिन पल भर में सब कुछ शांत हो गया। पूरे हवेली में एक गहरा सन्नाटा छा गया। मनोज ने डरते डरते अपने कदम नीचे की ओर बढ़ाए। तभी एक जोर की चीख ने उसे अंदर से हिला दिया। वह एक लड़की की दर्द भरी चीख थी, इतनी भयानक कि उसकी रूह तक कांप उठी। डर के मारे मनोज बाहर की तरफ दौड़ा, लेकिन हवेली का दरवाज़ा बंद था। उसके लाख कोशिशों के बाद भी दरवाज़ा नहीं खुला। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो इतना तो समझ गया था कि उसने वहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है।
उसे अपने नाना जी की चेतावनी याद आई और वो अपने बेवकूफ़ी पर अफसोस करने लगा। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को संभाला और वहाँ से बचकर बाहर जाने का रास्ता सोचने लगा। उतने में उसे उस कमरे के कोने से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई असहनीय पीड़ा से रो रहा हो। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई तो देखा कि काले कपड़े और बिखरे बालों वाली एक लड़की कोने में बैठी हुई रो रही थी। उसे देखते ही मनोज सिहर उठा। अब वो डर के मारे पसीना पसीना हो गया था। सहमे हुए आवाज़ से मनोज ने उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की ने अपना सर उठाया तो मनोज के होश उड़ गए। वो वही लड़की थी जिसे मनोज ने कुछ देर पहले बाहर पेड़ के पास देखा था। वो लड़की अपने जगह से उठी और पल भर में वो मनोज के सामने खड़ी हो गई, इतनी करीब कि मनोज को उसके ठंडे शरीर का एहसास हो रहा था और उसका वो भयानक चेहरा, इतना भयानक कि जिसे देख मौत भी घबरा जाए। उसका चेहरा किसी सड़ी गली लाश की तरह थी और आंखें बिल्कुल खोखली। उसने गुर्राते हुए कहा, ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये हवेली मेरी है, ये जंगल मेरा है। तुम यहाँ मेरे इजाजत के बिना आए हो, भाई गए हो तो यहाँ से कभी लौट कर नहीं जा सकते। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी और धीरे धीरे उसके कदम ज़मीन से ऊपर उठने लगे। वो इधर उधर हवा में उड़ने लगी। कमरे में रखे मेज, कुर्सी, दीवार पर टंगी तस्वीरें खुद अपने जगह से उड़कर मनोज की तरफ आने लगे। बड़ी मुश्किल से मनोज अपनी जान बचा पा रहा था, लेकिन यहाँ वहाँ गिरते पड़ते उसके बदन पर कई सारे चोटें आ गई थी। सुनैना मनोज के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेल रही थी। मनोज बचकर ऊपर की तरफ दौड़ा। उसने ऊपर की खिड़की से बाहर कूदकर हवेली से बाहर जाने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर मरना ही है तो आखिरी बार बचने के लिए एक कोशिश ज़रूर करके देखूंगा। इतनी आसानी से उस भूतनी को अपनी जान नहीं सौंपूंगा। मनोज खिड़की तक पहुंचा ही था कि सुनैना की आत्मा ने उसे जकड़ लिया और उसे सीढ़ियों से घसीटकर नीचे ले आई। मनोज बुरी तरह से घायल हो गया था। वहाँ का माहौल भारी होने लगा और मनोज को सांस लेना मुश्किल लगने लगा। वो सांस लेने की कोशिश करते हुए अपनी छाती को रगड़ने लगा। तब उसे एहसास हुआ कि उसके जेब में काली माता का भभूत है। उसे केशव की बातें याद आने लगी कि अगर वो कभी भी किसी मुसीबत में हो तो ये भभूत उसके ज़रूर काम आएगी। उसने चुपचाप उस पर्ची को खोला और भभूत को अपनी मुट्ठी में भर लिया। थोड़ी सी भभूत अपने माथे पे लगाई। मन में काली माता का स्मरण करते हुए वो अचानक से उठ खड़ा हुआ। उसने सुनैना को जानबूझकर ललकारते हुए कहा, चुप कर क्या वार करते हो? हिम्मत है तो सामने आओ। ये सुनते ही सुनैना गुस्से से आग बबूला हो उठी। अगले ही पल वो मनोज के सामने थी। उसने मनोज को गर्दन से पकड़कर ऊपर उठाया। बस यही एक मौका था मनोज के पास। उसने काली माता का नाम लिया और सारा भभूत सुनैना के ऊपर डाल दिया। भभूत का स्पर्श होते ही सुनैना तड़प उठी। वो चीखने चिल्लाने लगी। हवेली का दरवाज़ा खोलकर वो बाहर उस बड़े से पेड़ के पास दौड़ी। देखते ही देखते उसका बदन जलने लगा और वो पेड़ भी सुनैना के साथ धू धू करके जल उठा। थोड़ी ही देर में वो पेड़ जलकर राख हो गया। 200 साल पुरानी घटना मानो फिर से दोहराया गया था, लेकिन इस बार क्रोध और प्रतिशोध से भरी एक बुरी शक्ति का अंत हुआ था। एक प्रकार से कहा जाए तो सुनैना की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी। आखिरकार मनोज ने चैन की सांस ली। जैसे तैसे अपने आप को संभाला और गांव जा पहुंचा। उसके लापता होने की खबर गांव भर में फैल चुकी थी। अब उसे जिंदा देख मनोज के सारे दोस्त खुशी से झूम उठे। मनोज के नाना नानी को तो ऐसा लग रहा था जैसे खोया हुआ प्राण लौट आया हो। मनोज ने केशव से मिलकर उसे सारी बात बताई
कि कैसे काली माता के भभूत ने उस बुरी शक्ति का नाश किया। उसने केशव को गले से लगाया और दिल से धन्यवाद कहा। मनोज को इस घटना से जिंदगी का एक अलग ही आयाम देखने को मिला था। इससे मनोज की सोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। उस शापित कानन में हुआ अनुभव ने मनोज को एक बड़ा सबक सिखाया था। उसे एहसास हो गया था कि हाँ, संसार में अलौकिक शक्तियाँ होती है, और वो भी दो तरह के, काली माता जैसे पवित्र शक्ति और सुनैना जैसे प्रतिशोध से भरी दुष्ट शक्ति। लेकिन अंत में जीत अच्छाई की ही होती है। कहानी सुनने वालों से मेरी एक विनती है, ऐसे ही बहुत सारे कहानियों को लाने के लिए हमें आपका प्यार और प्रेरणा की ज़रूरत है। तो जल्दी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।